हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज की टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत का विस्तार, गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। अब हम जब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत कैसे फैला, किस प्रकार से फैला, कहाँ कहाँ फैला, तो दिल्ली सल्तनत के यदि विस्तार की बात करते हैं तो नाम से ही समझ में आता है कि ये दिल्ली से ही अपने आसपास के क्षेत्र में फैलने का काम किया होगा। इसको समझने के लिए हम इस दिए गए मैप को समझते हैं थोड़ा सा। तो देखो, इस मैप में तुम यदि देखोगे तो समझ में ये आएगा कि इस मैप में आपको काफ़ी कुछ शहर ऐसे मिलेंगे जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों से जुड़े हुए थे। जैसे कि ये रहा दिल्ली आपका। इसको थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं। दिल्ली के आसपास देखोगे तो काफ़ी सारे शहर आपको दिखाई पड़ जाएंगे। जैसे कि चलते थोड़ा सा दूर, काजकोट है, मुल्तान है, उच्च है। फिर चलते हैं, अजमेर है, देवल है, रणथंभौर है, ग्वालियर है, लखनऊती है, अवध है, बनारस है, बदायूं है, सुनाम है, कोहराम है। ये जितने भी बनाए गए हैं सारे शहर, इन सभी शहरों को बनाने या बसाने का जो मेन काम किया गया वह इल्तुतमिश के समय और उसके बाद के साम्राज्यों के द्वारा बड़े स्तर पर किए गए थे। इस दिए गए मैप के संबंध में ये कहा जाता है कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा जीते गए प्रमुख क्षेत्र। तो जब शुरुआती टाइम में इल्तुतमिश जब आता है तो इल्तुतमिश ने दिल्ली साम्राज्य का विस्तार, दिल्ली सल्तनत का विस्तार या साम्राज्य का विस्तार कौन कौन से शहरों पे किया। तो वो कुछ शहर थे, इस प्रकार से थे जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। इस प्रकार के शहरों के विकास करने से सबसे मुख्य जो फायदा हुआ वो हुआ इनको बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति हुई। धन की प्राप्ति, या फिर आप कह सकते हो कि इनको काफी बड़ी मात्रा में जो संपदा थी, साम्राज्य का विस्तार हुआ, संपत्ति का विस्तार हुआ। इसके साथ साथ इन्होंने अपने सल्तनत को बढ़ाने का भी काम किया। तो ऐसे कई सारे काम के माध्यम से उन्होंने अपने राज्य के विस्तार को आगे बढ़ावा देने का काम चालू किया। तो ये देखते हैं कहता है क्या इसमें। कहता है कि 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसन के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला होगा। मतलब ये हुआ कि जो दिल्ली सल्तनत का जो शासनकाल था, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल वो कहाँ तक सीमित था, तो वह सीमित था केवल गैरिसनों गैरिसनों के निवास स्थल के आसपास ही सीमित था। मतलब कि गैरिसन उसे कहते हैं जहाँ पर उनकी सैनिक टुकड़ियों का एक पूरा समूह हुआ करता है। जैसे कि ये पूरा पूरा जो समूह है ना, इसी के अंदर उनका शासन विस्तार था। इसी को कहते हैं गैरिसन कहते हैं। कहता है कि शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था, और इसीलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर, लूट मार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। अब इनको यदि नीड पड़ गया खाना खाने की, गेहूं की, चावल की, पानी की, ये पूरा कहाँ से करेंगे। तो पूरा करने के लिए ये आसपास के क्षेत्रों के अंदर हमला करते थे और यहाँ से वह लूट मार करके अपनी जरूरतों को पूरा करने का काम किया करते थे। कहता है कि दिल्ली से सुदूर, सुदूर का मतलब होता है उससे बहुत ही दूर, बंगाल, सिंध के गैरिसन नगरों पर, शहरों पर नियंत्रण बहुत ही कठिन था। मतलब ये हुआ कि दिल्ली सल्तनत के द्वारा जो सबसे बड़ी चुनौतियां आई वो थी बंगाल के ऊपर शासन करने की, और सिंध के ऊपर शासन करने की सबसे बड़ी चुनौती इनके सामने होती है। इसमें बगावत, युद्ध और यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। मतलब ये हुआ कि भारत में हमेशा हमेशा के लिए यदि देखा जाए तो हमेशा यहाँ पर संचार व्यवस्था, संचार का मतलब होता है एक दूसरे के साथ अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को बनाए रखने की जो समस्या थी, संचार व्यवस्था में इस समय समस्या देखने को मिल जाती है। जिसके कारण ये एक देश से या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अपने लोगों के साथ संपर्क साध नहीं पाते हैं। और अंततः होता है क्या है, तो ये जो कंट्रोल करते हैं वो कंट्रोल कम समय में ही छूट जाता है। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया करते थे। अब दिल्ली सल्तनत तो दिल्ली के आसपास फैला हुआ है, लेकिन बाहर से कोई आदमी आ गया, बाहर से कोई शासन आ गया तो उसने देखा कि क्या दिल्ली जो है अभी दिल्ली जो है अभी मजबूत है या कमजोर है। दिल्ली जैसे कमजोर होती थी, बाहर के शासक लोग आए, इस पे हमला किए और इसको लूट मार करके अपने में मिला लेने का काम चालू कर दिया।
मतलब ये हुआ कि इनके सामने जो चुनौतियां थी वह चुनौतियां बड़े स्केल पर देखने को मिल जाती है, और ये चुनौतियां इनके आसपास के क्षेत्रों पर भी देखने को मिल जाती है। इनके सामने चुनौतियां और भी थी जो कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाती है, जैसे कि इनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती और भी थी वो था मंगोल तथा अन्य शक्तियों के द्वारा आक्रमण, क्योंकि बाहर से हम देख रहे थे कि इस समय इनके आक्रमण किए गए थे। ये समस्या बहुत बड़े स्तर पर बनी हुई थी। दूसरा था कुलीन वर्ग की आपसी जंग, ये भी एक समस्या थी, क्योंकि कुलीन वर्ग हमेशा ही इनके खिलाफ झंडा उठाया करते थे कि हम आज़ाद हैं, हम ये हो चुके हैं, वो हो चुके हैं। तीसरी समस्या थी प्रांतीय शक्तियां, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के अंदर काफ़ी सारी शक्तियां ऐसी थी जो छोटे छोटे स्तरों पर फैल रही थी, और वो अपना सिर उठा रही थी, तो ये भी अपने आप को आज़ाद घोषित कर रहे थे, ये भी समस्या पैदा हो रही थी। अगला था भारतीय शासकों के विद्रोह, क्योंकि भारत के जो शासक थे, रजवाड़े थे, यहाँ पर मराठा थे, यहाँ पर राजस्थान के कुछ लोग थे, इन राजपूताना थे, इन सभी लोगों ने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ आवाज उठाना चालू कर दिया और कहा कि अब हम भी आज़ाद होना चाहते हैं। इस प्रकार की समस्याएं बड़े स्केल पर देखने को मिल जाती है। अगला हमारे पास आता है क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। कुछ छोटी छोटी शक्तियां ऐसी थी जो उदय हो रही थी, जैसे कि साउथ में देखा जाए चोल, चेर, पांडे, राष्ट्रकूट, महार, ऐसे कुछ जनजाति यहाँ पे पैदा हो रही थी। जौनपुर हो गया, कश्मीर हो गया, मालवा हो गया, गुजरात हो गया, ऐसे कई सारी समस्याएं इसमें बड़े स्केल पर हमें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे कहता है क्या, कहता है कि इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाई हुई थी। इसका संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ था। मतलब कि बाहरी चुनौतियों से निपटने में सबसे मेन रोल किसने प्ले किया, तो उसका नाम था गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में निपटने का मेन काम किया गया। इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के द्वारा किया गया था। मतलब ये हुआ कि दिल्ली सल्तनत को बढ़ावा देना है, दिल्ली सल्तनत को क्या करना है, ये इतना था और बढ़ाना है। तो बढ़ाने में किन किन लोगों ने मेन रोल प्ले किया, तो वो उसका नाम था, पहला पहला नाम था गयासुद्दीन बलबन था, दूसरा आया अलाउद्दीन खिलजी आया, तीसरा आया मोहम्मद बिन तुगलक आया। इन तीन लोगों ने इनके शासनकाल को फैलाने का काम चालू किया। कोई डाउट यहाँ तक? फिर आगे कहता है क्या, आगे कहता है कि सल्तनत की भीतरी सीमा, भीतरी का मतलब होता है इनके आस अंदर की जो सीमा थे ना, इनको कहते हैं भीतरी सीमा। जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। लेकिन जहां तक इनका क्षेत्र फैला हुआ है उनको इतना मजबूत कर देना कि बाहर से होने वाले हमलों को ये आसानी से सह सके या इनको रोक सकने में आसान हो सके, यहाँ तक इतना मजबूत करना। इन अभियान के दौरान उन्होंने गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया। शिकारी संग्राहक, जिसे हम कहते हैं खाद्य संग्राहक, जो यहाँ पर हमला करते थे, इकट्ठा करते थे और खाते थे, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, छठी क्लास के हिस्ट्री में पढ़ाया था, आप लोग को याद होगा। और चरवाहों को उनके पर्यावास से, जो वहां पे जंगलों में रहा करते थे चरवाने का काम, उन्हें वहां से भगा दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इनके पूरे शासन काल को बाहरी आक्रमण से सुरक्षा कर सके। मतलब कि इनके आसपास के जितने भी क्षेत्र थे, उन सभी क्षेत्रों के अंदर जो भी बाहरी लोग थे जो दिल्ली सल्तनत के अंदर नहीं आते थे, उनको यहाँ से बाहर कर दिया गया और इनके ऊपर पूरी तरह से शासन की स्थापना कर दी गई। कहाँ पर, तो इन क्षेत्रों के आसपास में कर दी गई। ठीक है यहाँ तक? आगे देखो कहता है क्या, वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। तो कहाँ कहाँ पे किया गया, जरा इस मैप को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि चंबल रिवर के आसपास, यमुना रिवर के आसपास, गंगा रिवर के आसपास, इनके आसपास के दोआब क्षेत्रों में बड़े स्केल पर यहाँ पर कृषि को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि ये सारे जमीन छीन लिए गए थे और छीन करके हमने किसको दे दिया था, किसानों को दे दिया था। यहाँ पर व्यापार मार्ग की सुरक्षा, क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर नए किले बनाए गए, गैरिसन शहर और शहर बसाए गए, ताकि यहाँ पर नए नए शहर बसाए जाएंगे, बाहर से लोग आएंगे, व्यापार होगा, ट्रेड होगा, प्रमोट होंगे, ऐसे कई सारे काम यहाँ पे बढ़ा चढ़ा करके किए गए। कहता है इसका दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमाओं पर होता है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुआ और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। तो बात यह आती है कि दिल्ली सल्तनत को बढ़ावा देने का काम तो बहुत से लोगों ने किया, लेकिन इसे ऊंचाई तक फैलाने का काम किसने किया, तो ऊंचाई तक फैलाने का काम मोहम्मद तुगलक के समय में किया गया था। तो मोहम्मद तुगलक कौन था,
मोहम्मद तुगलक जो था, यह वह व्यक्ति था जिसने इस समय दिल्ली सल्तनत को बढ़ावा दिया था। ठीक है यहाँ तक। अब आगे इसमें कहता है क्या, इसमें ये कहता है कि इन अभियान में सल्तनत की सेनाएं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान वस्तु अपने कब्जे में ले लिया। तो जितने भी क्षेत्रों के अंदर जो भी भारी सामान थे, उनके ऊपर अपना कब्जा करना चालू कर दिया, ताकि इनके ऊपर कब्जा कर लेंगे, वो बाद में ना तो आक्रमण कर सकते हैं, ना तो हमला कर सकते हैं। और इनके ऊपर पूरी तरह से लगाम लगा दिया गया, और इनके ऊपर अपने हथियार को, अपने शासन को, अपने राज्य को बढ़ावा देने का काम चालू कर दिया। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्ष बाद, मतलब कि 150 सालों के अंदर अंदर मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। मतलब ये हुआ कि दिल्ली सल्तनत के टाइम में इनका बहुत बड़ा साम्राज्य दिल्ली सल्तनत के अंदर आ चुका था। और वो कौन कौन से थे, तो वो आप देख सकते हैं कि दिल्ली से इन लोगों ने अलग अलग क्षेत्र में अपने शासन को बढ़ा देने का काम चालू किया। कौन कौन से, तो दिल्ली से गुजरात किया, चित्तौड़ किया, रणथंभौर किया, मांडू किया, देवगिरी किया। देवगिरी से इन लोगों ने कहाँ चले आए, तो देवगिरी से चले जाते हैं काकतीय आ जाते हैं, वारंगल आ जाते हैं, होयसाल आ जाते हैं, द्वार समुद्र आ जाते हैं, यादव आ जाते हैं, तंजावुर आ जाते हैं, मदुरई आ जाते हैं, पांड्य आ जाते हैं। मतलब कि इन पूरे क्षेत्र में इन लोगों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना को बढ़ा देने का काम किया, दिल्ली सल्तनत की स्थापना को बढ़ावा देने का काम चालू कर दिया। ठीक है ना। किसके टाइम में होता है, तो वो होता है अलादीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान का। तो अलादीन खिलजी ने इसको बड़े स्केल पर प्रमोट करने का काम चालू करता है। कोई डाउट है यहाँ तक। कहता है इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा कर लिया। इसके सूबेदार प्रशासक मुकदमे के फैसले सुनाते थे, और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे। तो यहाँ पर बात आ जाती है ये भी कि यहाँ के शासन को चलाने के लिए कर को बड़े स्केल पर वसूला गया, कर को वसूला गया। कर मतलब होता है टैक्स, जो आप किसी सामान को लेने में जो टैक्स देते हैं, उस टैक्स की बात की जा रही है। तो कर को वसूलने का काम किसने किया, उसका नाम था सूबेदार ने किया था। सूबेदार के द्वारा टैक्स को वसूला गया। और दूसरा जो था वो था प्रशासक के द्वारा टैक्स को वसूलने का काम चालू किया गया था। तो ये दो तरीके से यहाँ पर टैक्स को वसूलने का काम किया गया था, दो लोग करते थे टैक्स को वसूलने का काम। कोई डाउट यहाँ तक। कह रहा है लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी रहेगा। अब आपका हाथ तो हाथ तक ही, आप यदि शासन करेंगे भी तो एक राज्य करेंगे, दो राज्य करेंगे, लेकिन आपने तो पूरा का पूरा इंडिया का जो साउथ पार्ट है, मिडिल पार्ट है, पूरे पे तो आक्रमण कर रखा है। तो इतने पे शासन करेंगे कैसे, किस प्रकार से करेंगे, क्या क्या चुनौतियां आएगी, इन सभी चुनौतियों के बारे में मैंने आपको अभी दिखाया कि यहाँ पर इनके सामने इस प्रकार की चुनौतियां देखने को मिल जाती है। इन चुनौतियों का सामना करते हुए इन लोगों ने अपने साम्राज्य की स्थापना को बढ़ावा देने का काम चालू किया था। तो यहाँ पे कहता है क्या, इसी को ध्यान में देखा जाए तो इन लोगों ने काफी सारी संरचनाओं का निर्माण करना चालू कर दिया था। जैसे कि देखा जाए तो 12वीं शताब्दी के दौरान आखिरी दशक में बनी कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद, तथा उसी को हमने क्या कहा था, मीनार कहा था। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आप देख रहे हो बड़ा सा पार्ट, ये क्या है, इसी को हम कहते हैं कुतुब मीनार कहते हैं। कुतुब मीनार को पहले के टाइम में जो नाम दिया गया था उसका नाम था कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद नाम दिया गया था। जैसे आज के टाइम में हम क्या कहते हैं उसे, कुतुब मीनार कहते हैं। ये जामा मस्जिद के सल्तनत के द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में से स्थित था। मतलब ये हुआ कि ये सबसे पहला स्थल बनाया गया था, सॉरी जो शहर थे वो बनाए गए थे। अब आपने कभी गए होंगे कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, तो जामा मस्जिद से कुछ ही दूरी पर आपको कुतुब मीनार मिल जाता है, फिर कुछ ही दूरी पर लाल किला मिल जाता है आप लोगों को। ये इतने नजदीक नजदीक क्यों बनाए गए थे, क्योंकि ये इन्हीं के तो शहर थे, इन्हीं की तरह बसाया गया था, ताकि ये अपने ही राज्य को बढ़ा सके, फैला सके और उनके ऊपर अपना शासन स्थापित कर सके, इसके लिए बनाया गया था। कहता है कि इतिहास में इस शहर को दिल्ली कूहना कहा गया, मतलब पुराना शहर कहा गया। कूहना का मतलब होता है पुराना शहर कहा गया। इस मस्जिद को इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया, और मीनार तीन सल्तनतों द्वारा, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, इन तीनों ने मिल करके इस प्रकार के शासन को बनाने का काम चालू किया। मतलब आप कह सकते हो यहाँ पर कि हमारे पास जो कुतुब मीनार आप जो देख रहे हो ना, जो आप कुतुब मीनार देख रहे हो, इस कुतुब मीनार को तीन लोगों ने बनाया था। पहला था ऐबक, था ऐबक ने बनाया।
फिर इसके बाद आता है इल्तुतमिश ने बनाया था, इल्तुतमिश ने बनाने का काम किया था। फिर इसके बाद आता है फिरोज शाह बनाता है, फिरोज शाह ने बनाया था। इस प्रकार से इसे 3 लोगों के द्वारा बनाने का काम चालू किया गया था। लेकिन क्या आपको पता है एक चीज खास, ये जो बनाया गया है ये था क्या? ये एक टाइप का मस्जिद था। क्या था? मस्जिद था। ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है एक ऐसा स्थान जहाँ पर मुसलमान अल्लाह की आराधना करते हैं, इबादत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। जामा मस्जिद वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान इकट्ठे होकर के नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानित और विद्वान पुरुष को इमाम कहा गया था। नेता, इमाम कहा गया। जैसे हम कहते हैं ना, पंडित कहते हैं, उलमा कहते हैं, जैसे इमाम कहा गया था। इमाम शुक्रवार को नमाज के दौरान धर्मोपदेशक, जिसे कहते हैं खुतबा, खुतबा पढ़ना, मतलब धर्म की विचारधाराओं को पढ़ना, लोगों को समझाना इनका मेन काम होता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह खड़े करके खड़े होते हैं और भारत में मक्का जो है वो पश्चिम की ओर पड़ता है। इसीलिए मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि वो हर एक काम पश्चिम से शुरुआत करते हैं और हम हर एक काम पूरब से शुरुआत करते हैं। ठीक ना? रीजन यही है क्योंकि मक्का पश्चिम में है तो वो लोग पश्चिम में मानते हैं। हम लोग पूरब इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे भारत में सूरज का उदय होता है वो अरुणाचल प्रदेश पूरब में होता है, इसलिए हम हर एक काम को पूरब दिशा से मानने का काम चालू करते हैं। ठीक है? इस समय कुछ और भी मंदिर बनवाए गए, जैसे कि मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनाया गया था। ये मंत्री द्वारा बनवाए गए थे। इसी समय देखा जाए तो जमाली कमाली की मस्जिद बनाई गई थी जो 1520 में बनाई गई थी। ये आखिरी दिनों में इसे बनाने का काम चालू किया गया था। तो क्लास, ये जो टॉपिक था हमारा, आज का टॉपिक खत्म होता है जिसमें हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत किस प्रकार से फैलती है, किसने फैलाया, कहाँ कहाँ फैलाया। इसके बारे में हमने आज विस्तार से देखने का काम किया और हमने ये भी देखा कि दिल्ली सल्तनत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां मिल जाती है। तो क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।